गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक जो है डिफेंस मैकेनिज़्म मनोसंरचनाएं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि मनोसंरचनाएं आखिर क्या हैं और ये किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में मदद करती हैं और किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म का हम यूज़ रोज़मर्रा के जीवन में डेली कहीं ना कहीं करते ही हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हम ये कैसे करते हैं। मीन्स अपन इस चीज़ को डेली यूज़ करते हैं, इस डिफेंस मैकेनिज़्म को हमारी लाइफ में हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। कोई ना कोई पर्सन 24 घंटे में एक ना एक बार जो है डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता ही है, लेकिन हमें अभी उसके बारे में नहीं पता था। अब हम आगे डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसको आगे समझेंगे। ठीक है, तो मनोसंरचनाएं क्या है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारा है, मनोसंरचनाएं से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफेंस मैकेनिज्म, हाउ डू हेल्प द पर्सन मेंटेन द मेंटल हेल्थ। तो किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम मनोसंरचनाएं का यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं मनोसंरचनाएं एक अचेत प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की अचेत प्रक्रिया है जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, अचेत प्रक्रिया है। और कई बार हम करते भी हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का हम जानबूझ के भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार की अचेत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के तनाव व उद्वेग, स्वयं की जो भी तनाव जो भी है और उद्वेग मतलब एंजाइटी से रक्षा करता है। अंतर्द्वंद मतलब अंदरी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, अंतर्द्वंद मतलब अपने आंतरिक रूप से हम अपने आप से, अपने मन से लड़ते, अपने आप से लड़ते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाता। और जो भी प्रॉब्लम्स है मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट है। कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशंस, हमें किसी पे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम गुस्सा टाइप का आता, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। से बचने हेतु व्यक्ति प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में मनोसंरचनाओं का उपयोग करता है ताकि वह स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। मतलब हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ किस लिए करते हैं कि हम हमारी जो भी मेंटल, जो भी फ्रस्ट्रेशंस है, जो भी एंजाइटी है, जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी हमारा तनाव जो है, उस चीज़ से हमको दूर रहने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़्म या हमारे माइंड को प्रॉपर तरीके से सही रखने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़्म की यूज़ करते हैं। अब इसमें किस लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं? व्यक्ति अपने उद्देश्यों एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उसकी इच्छा और उसकी जो भी उद्देश्य है, जो भी गोल्स है और जो भी उसके डिज़ायर है, उसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न आदतों का विकास करता है जो मानसिक सामंजस्य या रचनात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कई जो उद्देश्य, कई प्रकार की इच्छा की आदतों का जो भी है, जो व्यक्ति अपने जीवन में उस चीज़ को, विभिन्न आदतों का विकास करता है जिससे वो मेंटली सामंजस्य जो भी है वो बनाए रखें। मनोसंरचनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं, अपराध बोध या गिल्ट के साथ समझौता करता है। मनोसंरचनाएं मतलब जो भी इसके डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके अनुसार जो व्यक्ति है अपनी जो भी अपूर्ण इच्छा है, जो भी उसकी जो इच्छा जो पूर्ण नहीं हो पाई, कुछ जो भी उसके डिज़ायर जो है वो न हो पाई, या अपराध बोध या फिर या उसने कोई अपराध किया, या गिल्ट, उसको जो भी गिल्टी है उसके साथ समझौता करता है। मतलब मीन्स उसको मेंटेन करके रखता है कि हाँ ये मैंने गलती करी, तो उस चीज़ के लिए वो उस जो भी है सज़ा के लिए तैयार रहता है। और जो भी उसकी इच्छा है जो पूर्ति नहीं है, उसके लिए भी वो उस चीज़ को आगे छोड़ता है कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो हम आगे और कुछ कर सकते हैं। तो ये सब मेंटली जो भी है सामंजस्य बनाने के लिए, जिससे जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इनको बहुत ज़्यादा गहराई से लेता है तो वो मेंटली इल, जो पर्सन मेंटली रोग होने की चांसेस उसमें होती हैं। फिर उसको कई प्रकार की काउंसलिंग और कई प्रकार की मेडिसिन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी मनोसंरचनाएं प्राकृतिक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है। जो भी मनोसंरचनाएं जो होती है वो प्राकृतिक होती है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें डेफिनेशंस, मनोसंरचनाएं की क्या डेफिनेशंस है, क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दी है, जैसे कि J.F. ब्राउन ने है मनोवैज्ञानिक की 1940 में जो है मनोवैज्ञानिक की जो भी है मनोसंरचनाओं का जो डिफेंस मैकेनिज्म की परिभाषा दी है। तो उन्होंने क्या बताया है कि उनके अनुसार जो है मनोसंरचनाएं चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। मनोसंरचनाएं क्या है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो चेतन और अचेतन प्रक्रिया है, जिससे आंतरिक संघर्ष कम होता है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर जो भी हमारे मन के अंदर जो भी संघर्ष, जो भी हमारी लड़ाई चलती रहती है, मतलब लड़ाई चलती रहती है कहने का मतलब है कि हम कई प्रकार जो मन ही मन में जो भी सोचते हैं, जो हमसे काम नहीं हो पाता, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। उस सब चीज़ से उस चीज़ को समाप्त करने के लिए जो भी हम मनोसंरचनाएं का उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं, जिससे जो भी हमारे आंतरिक मन के अंदर जो भी वहम चल रहा है, जो भी लड़ाई चल रही है, वो कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है। तो मनोसंरचनाएं क्या है, मनोसंरचनाएं या डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो भी है प्रोसीजर है, ठीक है, प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आंतरिक संघर्ष कम होता है, जिससे जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर जो हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, कॉलमैन ने एक डेफिनेशन दी है। कॉलमैन नाम के वैज्ञानिक ने 1940 में उन्हें क्या बताया है कि मनोसंरचनाएं व्यक्ति की प्रक्रियाओं के प्रकार है। मनोसंरचनाएं क्या है, मनोसंरचनाएं क्या है, व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के प्रकार है, जिसमें व्यक्ति उपयुक्तता की भावना बनी रहती है तथा सहायता से व्यक्ति दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है। मीन्स जो भी उन्होंने ये बताया कि जो भी मनोसंरचनाएं व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का एक प्रकार, एक टाइप का, जिसमें व्यक्ति जो भी उपयोगिता की उसमें जो भावनाएं बनी रहती है तथा इसकी सहायता से व्यक्ति दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है। मतलब जो भी डिफेंस मैकेनिज्म से जो भी उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है, तो डिफेंस मैकेनिज्म या मनोसंरचनाओं का उपयोग करके वो जो भी दबावपूर्ण जो भी परिस्थिति उसका सामना करता है या उस परेशानी को सॉल्व करता है। अब मनोसंरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म या सकारात्मक मनोसंरचना, और सेकंड होती है नेगेटिव या नकारात्मक मनोसंरचनाएं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जो सकारात्मक मनोसंरचनाएं। इसमें फर्स्ट है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन, इसको हम इंग्लिश में कंपनसेशन बोलते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि ये मनोसंरचनाएं किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। यदि व्यक्ति एक दिशा में कमी का अनुभव करता है, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में एक उसमें अनुभव का जो भी दिशा में कमी का अनुभव करता है, तो वह दूसरी दिशा में उसकी पूर्ति करता है, दूसरी दिशा में उसकी पूर्ति करता है। मीन्स इसका एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन वो खेल कूद में थोड़ा अच्छा है, तो वो अपना कैरियर कहाँ, खेल कूद की तरफ लगाता है, बढ़ाता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपने भी किसी भी एक फील्ड में नाकाम है, तो वो दूसरी फील्ड में अगर थोड़ा सा अच्छा है तो उसी में उसका भविष्य बनाने की सोचता है। बाय एग्जाम्पल के लिए आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, वह 10वीं तक के ही पढ़े हैं। मीन्स उनका खेलने का जो भी है उनका मेन लक्ष्य क्या था कि उनको वो जब पढ़ाई करते थे तो उनका मन उसमें नहीं लगता था, लेकिन वो खेल में अच्छे थे, तो उन्होंने अपना कैरियर जो है खेल की तरफ बढ़ाने की सोचा और आज वो अच्छे प्लेयर है। तो मीन्स एक व्यक्ति क्षतिपूर्ति कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति एक दिशा में कमी रहती है किसी में, तो वो दूसरी दिशा में उस चीज़ को वो कर लेता है। जैसे एक लड़की पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन वो खेलकूद में अच्छी है, तो वो खेलकूद में अपना भविष्य बनाने की सोचती है और बनाती है। सेकंड है इसमें प्रतिस्थापन। ये रोज़मर्रा के जीवन में हम ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। सेकंड है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशंस मतलब है किसी लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति असफल होता है। मीन्स किसी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति है अगर वो कोई लक्ष्य को, अगर उसका कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है जीवन में, उसमें वो क्या होता है, असफल होता है, तो कुंठा की उत्पत्ति होती है। तो उसमें क्या होता है, कुंठा मतलब कुंठा की उत्पत्ति होती है। इस कुंठा की कमी को कम करने के लिए वो लक्ष्य बदल देता है। मतलब जो भी असफल व्यक्ति है, जो उस चीज़ की डिप्रेशन है, उस चीज़ को कमी करने के लिए उस लक्ष्य को वो बदल देता है। जैसे कि बाय एग्जाम्पल देख लीजिए, मेडिकल में प्रवेश पाने में असमर्थ होने पर नर्सिंग या पैरामेडिकल में प्रवेश लेना। मीन्स अगर कोई व्यक्ति पीएमटी एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, पीटी देता है, पीएमटी देता है, अगर वो पीएमटी में असफल हो जाता है तो वो क्या सोचता है कि ये नहीं सही तो मैं ये तो कर ही सकता हूँ। मीन्स अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है, या एक कम से कम एक नर्स तो बन जाता है। तो वो क्या करता है, अपना लक्ष्य जो रहता है उसको क्या करता है, प्रतिस्थापन कर देता है। मतलब एक व्यक्ति जो है एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो अपने लक्ष्य को बदल देता है, मैं ये नहीं तो ये तो कर ही सकता हूँ। मीन्स अगर वो पीएमटी में मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसका एडमिशन नहीं होता है तो वो क्या करता है, नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर का है उन्नयन। उन्नयन मतलब सब्लिमेंटेशन, ठीक है, सब्लिमेंटेशंस। तो न इसमें क्या है, प्रेरणा की शक्ति को सामान्य लक्ष्यों से हटाकर उन्नत लक्ष्यों में लगा देना, यह एक प्रकार का डेडिकेशंस है। मीन्स इसमें है कि जिस प्रकार से उन्नयन का, यह सब्लिमेशन का है, प्रेरणा की शक्ति के सामान्य लक्ष्यों से हटाकर उन्नयन लक्ष्यों में लगा देना, एक प्रकार का क्या रेडिकेशंस है। एग्जाम्पल में महाकवि कालिदास पत्नी प्रेम का प्रभु राम में बदल जाना, जिससे रामचरितमानस की रचना हुई। मीन्स जो भी व्यक्ति, जो महान कवि जो कालिदास है, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छे कवि थे और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी नहीं थी, तो उनके मतलब पत्नी के वियोग में उनने क्या किया, रामचरितमानस का जो है वो रचना उनसे कर दी। मीन्स महाकवि कालिदास, उनकी पत्नी प्रेम में प्रभु राम का प्रेम में बदल जाना, मतलब वो जिनसे उनकी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वो उन्होंने भगवान के प्रति वो प्रेम जो वो मतलब उसको लगाया, तो इतना प्रेम वो भगवान के प्रति उनसे हो गए कि उनने रामचरितमानस का जो है रचना कर दी। मतलब अपनी प्रेरणा की शक्ति को सामान्य लक्ष्यों से हटाकर, जो भी अपनी प्रेरणा है, जो भी हमारा जो प्रेरणा है, मतलब जो हमारे आदर्श है, उसकी प्रेरणा को, शक्ति को एक सामान्य लक्ष्यों से हटाकर दूसरे लक्ष्यों में लगा देना। उन्नयन मतलब दूसरे लक्ष्यों में लगा देना। जैसे एग्जाम्पल, महाकवि कालिदास अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने वह जो प्रेम है प्रभु श्री राम के जब गुणगान में उस चीज़ को लगाया तो उन्होंने वो इतने मग्न हो गए कि उनने रामचरितमानस की भी रचना कर दी। मतलब एक जगह से उतना जो प्रेम जो है वो प्रेरणा की सामान्य शक्ति से हटाकर जो है वो प्रभु के प्रेम में लग गए। मीन्स उसकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि आप मुझसे जितना प्रेम करते होते अगर भगवान के अगर चरणों में अगर करोगे तो वो आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। तो उन्होंने उसी चीज़ के जो भी उसकी जो प्रेरणा थी उस चीज़ को नयन कार्यों में लगाया और वो उन्हें रामचरितमानस का जो है रचना कर दी। नेक्स्ट है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण मतलब रैशनलाइजेशन, किसी को तर्क देना या कारण बता देना। हम रोज़मर्रा के जीवन में कारण बताते ही हैं, तो कारण बता देना। इस मनोसंरचना में व्यक्ति तर्क देकर अपने कार्य को उचित ठहराने का प्रयास करता है ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे, ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे। मतलब रैशनलाइजेशन मतलब कारण देना। युक्तिकरण का ही मतलब है कारण देना। जैसे कि अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को होमवर्क दिया है तो टीचर तो और क्लास में उसने होमवर्क नहीं किया है और बाद में टीचर उससे पूछता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो क्या रैशनल देता है कि मेरी कॉपी घर पे छूट गई है।
हम रोज़मर्रा के जीवन में ये यूज़ करते ही हैं। तो ये क्या एक प्रकार का तर्क देता है कि हाँ मैंने तो होमवर्क किया था, ईमानदारी से किया था, लेकिन मेरी कॉपी गलती से घर पे छूट गई। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन से कारण देना। उससे ये क्या होगा कि व्यक्ति अपना आत्मसम्मान भी बचा के रखेगा और रखता है, और ये भी बता सकता है कि ये उसने ये वर्क किया भी था। तो इस संरचना में व्यक्ति तर्क देकर, जो भी एक कारण देकर अपने जो कार्य, जो भी उसका जो कार्य उसको करना था, उसको या कार्य उसने किया उसको ठहराने का प्रयास करता है ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे। नेक्स्ट है दमन। दमन इसका मतलब है, इसमें क्या है, इस मनोसंरचना में के द्वारा घातक इच्छाएं, कटु स्मृतियाँ चेतन से दूर की जाती है, ताकि यदि किसी के चेतन मन में बनी रहे तो व्यक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई बच्चा जो है वो चोरी करते पकड़ा गया, घर में चोरी कर रहा है और वो पकड़ा गया, तो वो जो भी उसकी जो भी स्मृतियाँ है, जो उसके मन में जो है उस चीज़ को वो भुलाने की कोशिश करता है बार बार कि मैं इसको जो पास्ट में उसके साथ जो बीता है, जो भी उस चीज़ को वो भुलाने की कोशिश करता है। मतलब इस प्रकार की मनोसंरचना में क्या है, व्यक्ति जो भी उसकी जो बोलना चाहिए कि खराब स्मृति है, जो मतलब खराब स्मृति मतलब जो भी वो ऐसी मेमोरीज है जिसको वो भुलाने की कोशिश करता है। मतलब अगर आपके किसी प्रियजन के जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव है या प्यार करते हैं घर परिवार में, अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आप उस चेतनाओं को भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि याद मत दिलाओ उस चीज़ के लिए हमको बात मत करो। हम इस प्रकार का बोलते हैं कि कोई भी उसकी ख़राब मेमोरीज़ हैं या किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं और आपकी उससे लड़ाई हो जाती है, तो आप अगर आपके सामने कोई व्यक्ति उसके व्यक्ति की बात करता है तो आप उस चीज़ पे ये प्रतिक्रिया देते हैं कि आप उसकी बात ना करें, मतलब उसके बारे में बात ना करें, जिससे आपको क्या है उसके साथ जो भी समय जो बीता है या फिर उसके साथ जो भी वक्त रहा है या बुरा वक्त रहा है, उस चीज़ को वो याद करना नहीं चाहते। तो इस मनोसंरचनाएं में जो भी घातक इच्छाएं हैं, जो भी कटु स्मृति है, जो भी मतलब जो मेमोरीज जो हैं चेतन से दूर की जाती है, अपने दिमाग से जो है वो दूर की जाती है। क्योंकि यदि व्यक्ति चेतन मन में बनी रहे तो व्यक्ति को अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है। मतलब वो उस चीज़ को बार बार अगर उसमें रहे तो उस चीज़ को गिल्ट वो कर सकता है। नेक्स्ट है खंडन या डिनाइल। खंडन या डिनाइल का मतलब है जब किसी व्यक्ति विषम परिस्थिति का सामना करता है। अगर कोई भी व्यक्ति है विषम परिस्थिति का सामना करता है, मतलब उसके जो भी स्थिति, उसके अपोजिट अगर कोई स्थिति आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके सामने, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से इसका सामना करता है या डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। जैसे किसी प्रिय की मौत हो जाना, किसी प्रिय की, आपके किसी भी प्रियजन की, घर पे किसी की भी या फिर अपने चाहने वालों किसी की भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसका खंडन करता है। खंडन करता मतलब उस चीज़ को मानता ही नहीं है। खंडन करना, डिनाइल करना मतलब मानना ही नहीं। जब किसी व्यक्ति किसी परम विषम परिस्थिति का सामना करता है, जैसे कि किसी प्रिय की मौत हो जाना, तो वह उसका खंडन करता है। इससे वह शॉक से बच जाता है। शॉक मतलब जो भी उसको झटका, जो भी हमको झटका जो लगता है उससे वो बच सकता है, शॉक से बच जाता है, एवं उसका मन वास्तविकता को स्वीकार करने हेतु तैयार हो जाता है। मीन्स कुछ समय के लिए वो जो उस चीज़ को मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। तो इससे वह शॉक से बच जाता है एवं उसका मन वास्तविकता को स्वीकार करने हेतु तैयार हो जाता है। मतलब उस चीज़ को होने के लिए वो तैयार हो जाता है एकदम से अगर वो आप किसी को बोलेंगे तो आप उस चीज़ को यकीन नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ को कोप अप करने की कैपेसिटी में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे वह शॉक से बच जाता है एवं उसका मन वास्तविकता को स्वीकार करने हेतु तैयार हो जाता है। किंतु बार बार एवं ज़्यादा समय तक इसका उपयोग स्वास्थ्य के एवं जीवन शैली के लिए दुष्परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर बार बार अगर इस चीज़ को बार बार हम जो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है और एकदम से ऐसी कोई बात आती है तो हम बार बार इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, तो हम
जीवन शैली जो है हमारी जो है वो में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर डिनाइल का मतलब होता है मानना ही नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को डिनाइल कर देना, मतलब अपने एक रिजल्ट पे अड़े रहना, इस चीज़ को मानना ही नहीं। मतलब आपने हिंदी मूवी में देखा होगा कि मोस्टली अपने यहाँ मूवी जो बनती है या पिक्चर बनती है उसमें अगर किसी हीरो की जो माँ है उसका कोई लड़का मर जाता है ये वो, तो एकदम से माँ बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती, इस प्रकार के डायलॉग्स उसमें बोलते हैं। मतलब उस चीज़ को वो मानती ही नहीं है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को वो कोप अप करती है, धीरे धीरे उस चीज़ के लिए उसका मन जो तैयार हो जाता है और फिर वो आगे उस चीज़ को मान लेती है। नेक्स्ट है इसमें तदात्म्य, मतलब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों विशेषताओं का अनुकरण करना। हम क्या करते हैं, हम रोज़मर्रा के जीवन में जो है किसी भी इस डिफेंस मैकेनिज्म का कैसे यूज़ करता है कि जो व्यक्ति है उसके गुणों का और विशेषताओं का हम अनुकरण करते हैं, मतलब उस चीज़ की हम कॉपी करते हैं या उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। किसी के आदर्श मानकर उसका अनुकरण करना, किसी के आदर्श, इस एग्जाम्पल क्या है इसमें, किसी के आदर्श मानकर उसका अनुकरण करना। मीन्स अगर आपको आपका कोई फेवरेट टीचर है तो आप उसके समान, या फेवरेट एक्टर है आपका तो आप उसके समान बाल बनाते हैं, आप उसके समान कपड़े लेते हैं, या उसके आदर्श के अकॉर्डिंग चलते हैं या उसकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, हम उसके समान बनने की कोशिश करते हैं। या फिर आपके कोई टीचर्स है, कोई अच्छा पढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन में ये सीखते कि मैं भी ऐसे ही टीचर बनूंगा या ऐसे ही टीचर बनूंगा। या आप कोई डॉक्टर है तो आपके किसी से आप कितने एक्सपायर होते हैं, आप उसके समान बनने की कोशिश करते हैं। तो किसी व्यक्ति के गुणों विशेषताओं एवं उसका अनुकरण करना, किसी के आदर्श को मानकर उसका अनुकरण करना। जैसे कई लोग जो है गांधीवादी रहते हैं, मतलब गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उनके इस पे चलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जो संजय दत्त है वो गांधी जी के कदमों पर चल के किस प्रकार से जो है वो आगे जो मतलब मूवी में वर्क करता है, गांधी जी के आदर्श को मान के, और अपने जो भी जीवन को वो चेंज करता है, उनके आदर्श को मानकर वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है सुधारीकरण मतलब अनडूइंग, किसी व्यक्ति अपने गलत व्यवहार को सुधारता है या फिर माफ़ी मांगकर उस कार्य को या उद्वेग एंजाइटी से बच जाता है। उदाहरण सॉरी कहना, मीन्स अगर आपसे कोई चीज़ की गलती हो गई है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि मान लो आप आप मान लो कॉलेज में ही हैं, आप कॉलेज में एक काम कर रहे हैं और आपके हाथ से कोई चीज़ टूट जाती है या कॉपी या फट जाती है, और आपको पता है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा जो भी है सर या टीचर्स जो वो करेंगे, तो आप पहले ही जाके उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेते हैं कि सर मुझसे ये गलती हो गई है, ये मेरे साथ ये गलती होगी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके पहले ही चल जाना, तो उस चीज़ को सॉरी कहना। तो वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति जो भी है उस चीज़ को सुधारीकरण, मतलब वो गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे माफ़ी मांगकर उस कार्य से उत्पन्न होने वाले, मतलब गुस्से होने वाले कोई भी व्यक्ति उस चीज़ से बाद में उसको पता चलता है तो गुस्सा होता है। अगर आपके पास आप उस चीज़ की हिम्मत करते हैं या सच बोलने का प्रयास करते हैं तो उस चीज़ का गुस्सा कम होता है। सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि चलो कुछ भी हो, उन्होंने अपनी गलती मानी तो हम उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो व्यक्ति अपने गलत व्यवहार को सुधारता है, जो भी उसने गलत व्यवहार किया या गलत किया है, या आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो आप बाद में आप जाके सामने से सॉरी बोलेंगे तो उस व्यक्ति का जो भी गुस्सा आपके प्रति कम होगा और आप उसकी एंजाइटी या जो भी अपने उससे कार्य से उत्पन्न एंजाइटी है, जो भी आपके अंदर जो घबराहट है उससे आप बच जाएंगे। उदाहरण के लिए सॉरी कहना। नेक्स्ट है स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफ़र, किसी एक व्यक्ति का प्रतिरूप किसी अन्य व्यक्ति में देखना। मीन्स आप किसी एक व्यक्ति का प्रतिरूप जो है वो दूसरे व्यक्ति में देखना। मीन्स आप कई बार इस प्रकार से वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि
ये जो है मतलब आप दूसरे व्यक्ति के अनुरूप इसको देखते हैं। मीन्स कई बार आप अपने फ्रेंड्स में या फ्रेंड सर्कल में आप ये कहते हैं कि ये उस हीरो के समान दिखता है, या इस हीरोइन के समान दिखता है, या फिर इस टीचर के समान बोलता है, इस प्रकार की उसकी ये हेयर स्टाइल है, इस प्रकार से वो, तो इस प्रकार के क्या है ट्रांसफ़र, एक व्यक्ति का प्रतिरूप जो भी आइडेंटिफिकेशन जो है दूसरे इसमें करना। तो ये हमारी पॉजिटिव जो है डिफेंस मैकेनिज़्म थे। सेकंड हम देखते हैं इसमें नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म। तो कुछ मनोसंरचनाएं, मतलब कुछ जो भी डिफेंस मैकेनिज़्म है वो व्यक्ति के विकास एवं सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें हम नकारात्मक मनोसंरचनाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है, इसमें जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट है शमन, जिसको अपन सप्रेशंस बोलते हैं। दुख देने वाली स्मृतियों एवं प्रवृत्तियों को चेतन से बाहर निकालना या इच्छा पूर्वक निकालना शमन कहलाता है। मतलब कोई भी अगर आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास दुखी होने वाली जो भी स्मृति है, कोई भी ऐसी चेतना जो भी अपने चेतन जो मन में जो है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इच्छा पूर्वक या बलपूर्वक निकालते हैं, उसको भूलने की एकदम कोशिश करते हैं कि हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। मीन्स अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा अगर वो होता है मतलब दुख देने वाली घटनाएं होती, तो अपन उसके तरफ आगे जाते ही नहीं, मतलब उसकी अपन बात ही नहीं करते हैं। जब इच्छा पूर्वक किसी स्मृति को हटाया जाता है तो यह कार्य चेतन स्तर पर होता है, मतलब कॉन्शियस तरीके से हम जानबूझ के उस चीज़ को हम करते हैं। सेकंड है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। इस मनोसंरचना में किसी विचार या वस्तु से संबंध, संवेग या किसी वस्तु का स्थानांतरित हो जाता है। मीन्स अपन एक की जगह हम दूसरे को रिप्लेस करते हैं उसमें। एग्जाम्पल, ऑफिस का गुस्सा घर परिवार के लोगों पर उतारना। मतलब आप अगर आपका दिन खराब है या आपको किसी और पे गुस्सा है, तो आप किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। तो विस्थापन मतलब आपका एक गुस्सा किसी व्यक्ति से, गुस्सा अगर आप लड़ाई है या आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो आपका जो वो जो है डिस्प्लेसमेंट, आप जो अपना मन का जो भी गुस्सा है वो दूसरे व्यक्ति पर निकालते हैं। जैसे कि मनोसंरचना में किसी विचार या वस्तु से संबंधित संवेग, या किसी भी वस्तु या विचार से संबंधित जो भी संवेग है, जो भी गुस्सा जो भी जो है किसी अन्य वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, किसी अन्य वस्तु या उस पर स्थानांतरित हो जाता है। एग्जाम्पल, ऑफिस का गुस्सा घर पर परिवार के लोगों पर उतारना, घर के परिवार लोगों पर उतारना। जैसे या फिर मान लो अगर किसी घर में हमारी लड़ाई हो जाती है, मेल या फीमेल की घर में लड़ाई हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे कई मोस्टली क्या होता है कि औरतें जो हैं वो बर्तन फेंकती हैं या कुछ भी तोड़ती है, बर्तन फेंक फेंक के जो है वो बात जो है गुस्से को निकालती है। मतलब वो किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मार तो नहीं सकती, तो उसका गुस्सा किस पे, बर्तनों पे निकालती है और उसको वो तोड़ती है। तो मीन्स इस मनोसंरचना में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो भी है, संवेग जो भी है, एक वस्तु से या फिर एक उस पे वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो जाता है। जैसे ऑफिस का गुस्सा घर के लोगों पर या घर के परिवार के लोगों पर उतारना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल, मतलब निकल लेना या चले जाना, विड्रॉल कर लेना, प्रत्याहार कर लेना। असफलता के डर से परिस्थितियों से भागने का प्रयास करना। मीन्स असफलता के डर से कि हम फेल हो जाएंगे किसी भी गोल के लिए, अगर हमको तैयार किया, अगर उस चीज़ के लिए हम गोल हो जाएंगे, तो हम परिस्थितियों से भागने का प्रयास करते हैं। मीन्स कई बार होता है कि हमारा एग्ज़ाम आता है, हमको पता है कि हम इस चीज़ में, या फिर हमारा टेस्ट होने वाला रहता है घर, जैसे कॉलेज में है, हमको हमारा बोला गया है कि हमको टेस्ट है और आपको पास होना इसमें है। अगर हमको पता है कि हम पास नहीं होते तो हम उस टेस्ट को देने ही नहीं आते हैं। तो ये क्या है, प्रत्याहार। असफलता के डर से परिस्थितियों से भागने का प्रयास करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। व्यक्ति अपने दोषों, जो भी व्यक्ति जो है अपने दोषों, प्रेरणाओं और लक्षणों को अन्य व्यक्ति पर लागू करता है, किंतु उसे इसका मान नहीं होता।
मीन्स अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका क्या कहते हैं, प्रेरणा और लक्षणों को आप व्यक्ति पर लागू करते, किंतु उसका मान नहीं होता। मीन्स प्रोजेक्शन में क्या है, व्यक्ति अपने दोषों, प्रेरणाओं और लक्षणों को अन्य व्यक्ति पर लागू करता है। क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर लागू करता है, किंतु इसका मान नहीं होता, किंतु उसे इसका मान नहीं होता। मीन्स उदाहरण के लिए, नर्स अपने कार्य में निपुणता न दिखा पाने का दोष किसी अन्य पर लगाए। मीन्स मान लो कि किसी नर्स को कोई काम करने के लिए दिया है, अगर वो अपना काम पूर्ण तरीके से निपुणता से नहीं कर पाती है, तो वो किसी भी चीज़ का कारण बता देती है कि इसके कारण यह हुआ। मीन्स अगर आपको कोई वर्क करने के लिए, किसी भी टीचर्स ने वर्क करने के लिए दिया है और आपको बोला कि ये चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, और आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का आप ये एग्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने प्रॉपर तरीके से कॉपी में बोर्ड पे नहीं लिखा था, या प्रॉपर तरीके से आपने कॉपी नहीं किया, या अगर आपको कोई किसी चीज़ लिखने के लिए दिया है तो आप दूसरों पे ये वो लगाते हैं कि इसने हमको कॉपी ही नहीं दी जिससे हम प्रॉपर तरीके से लिख सके। मतलब अपने काम में निपुणता ना दिखा पाने पर दोष किसी अन्य पर लगा देते हैं। मतलब अपना जो दोष है किसी और कारण के ऊपर लगा देते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो मैं ये वर्क कर लेता। नेक्स्ट है प्रतिगमन। इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति अपनी एज से कम एज के व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए अपरिपक्वता व्यवहार करता है, जिसे फाइट टू द चाइल्डहुड भी कहते हैं। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट में अंगूठा चूसना या नाखून काटना। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रतिगमन करता है। इस व्यक्ति में अपनी एज, जो भी एज है उससे कम व्यक्ति की एज की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए, वो अपने खुद के अंदर की ईगो को बनाए रखने के लिए अपरिपक्व व्यवहार करता है, जिसे फाइट टू द चाइल्डहुड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे अगर कोई की लड़ाई होती है किसी के साथ, तो वो क्या करते हैं, अपने नाखूनों को काटता है या चूसता है, ठीक है, काटने का कार्य करता है। इस प्रकार से स्थितिकरण, फ्लक्सेशन। स्थितिकरण फ्लक्सेशन में क्या है, यह इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाता है और वह वयस्क होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार करता है। मीन्स शरीर से तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मन से बड़ा नहीं हो पाता। मीन्स किसी ये जो भी व्यक्ति है, आप देखते हैं कई प्रकार के जो व्यक्ति है चाइल्डहुड टाइप की जो भी है वो रिएक्शंस यहाँ करते हैं, तो मतलब इसमें व्यक्तित्व का एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाता है और वह वयस्क होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार करता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन जो भी है उसका फॉर्मेशन, क्रिया के प्रतिक्रिया जो है व्यवहार करता है। जब व्यक्ति अपनी असामाजिक प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थ होता है, उसकी जो भी असामाजिक जो व्यक्ति उसको प्रवृत्ति में रोकने के लिए असमर्थ होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विपरीत व्यवहार करता है। प्रतिक्रिया निर्माण के परिणाम स्वरूप असामाजिक लक्षण असामाजिक गुण में परिवर्तन हो जाते हैं। जो भी उसके असामाजिक जो लक्षण है असामाजिक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं और व्यक्ति की शक्ति असामाजिक कार्यों में नष्ट होकर समाज के हित में उपयोग में होती है, किंतु फिर भी उसे मनोरोग होने की संभावना रहती है। मतलब मीन्स आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है असामाजिक कार्य करता है, लेकिन वो क्या है कि उस चीज़ को वो भाव करता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, तो वो दूसरे जो है सामाजिक कार्य करने में उस चीज़ को लगाता है। जब व्यक्ति अपनी असामाजिक प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थ होता है, उसकी भी जो असामाजिक प्रवृत्ति है उसको रोकने में असमर्थ होता है, तो उसकी प्रक्रिया फलस्वरूप वो विपरीत व्यवहार करता है। उससे क्या करता है, विपरीत व्यवहार करता है। प्रतिक्रिया निर्माण के फलस्वरूप असामाजिक लक्षण सामाजिक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, और व्यक्ति की शक्ति असामाजिक कार्य को नष्ट ना होकर समाज के हित में उपयोग होती है, किंतु फिर भी इसे मनोरोग होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है
मनोविच्छेद, डिसएसोसिएशन, व्यक्ति अनैतिक रूप से दुखद अभावों में आंशिक रूप से भूल जाता है या अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह हो जाता है। इसे आंशिक स्मृति या पार्शियल अमेशिया भी कहते हैं। मीन्स तो व्यक्ति क्या है, अपने अनैतिक रूप में दुखी अभावों को आंशिक रूप में भूल जाता है और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो लापरवाह हो जाता है, आंशिक प्रतिलोप या पार्शियल एमीशिया इसे कहते हैं। नेक्स्ट है रूपांतरण, कन्वर्सेशन। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने तीव्र संवेगों या स्ट्रॉन्ग इमोशंस व कठिन अंतर्द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट की अभिव्यक्ति शारीरिक लक्षणों के रूप में करता है। उसे कॉन्फ्लिक्ट सुलझ जाते हैं और दूसरों की सहानुभूति भी प्राप्त होती है। मतलब उदाहरण है, परीक्षा से पहले पेट दर्द या चक्कर आना। मीन्स किसी भी व्यक्ति में क्या है, कोई भी अगर वो क्या करते हैं, किसी भी अगर उस परिस्थिति का उसको सामना करना पड़ता है तो उस चीज़ का वो प्रॉब्लम्स उसमें होती है, या फिर वो जानबूझ के करता है या नाटक करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या है, अपने तीव्र संवेगों, स्ट्रॉन्ग इमोशंस व कठिनाई अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति शारीरिक लक्षणों के रूप में करता है। मतलब शारीरिक रूप के लक्षणों में वो करता है, जिसके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट सुलझ जाते हैं और सहानुभूति भी प्राप्त हो जाती है। मीन्स अगर आपको किसी आप बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, मीन्स कई बार कई व्यक्ति क्या होते हैं कि उनकी गलती होने के बाद भी वो क्या करते हैं, उस चीज़ का अपने शारीरिक उस पर मतलब इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट वो जो भी संवेग जो है उसको इस प्रकार से इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि और रोने लगते हैं आपके सामने। अगर आपको कोई चीज़ के लिए अगर बोलते हैं, अगर ये बोला जाता है बाय एग्जांपल के लिए, परीक्षा से पहले पेट दर्द या चक्कर आना जिसमें उदाहरण दिया है, तो इस प्रकार से वो नाटक करते हैं और इस प्रकार से वो उस चीज़ को शारीरिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सुलझ जाता है। मतलब इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी तीव्र संवेगों या कठिनाई अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति शारीरिक लक्षणों के रूप में करता है, शारीरिक जो भी लक्षण के रूप में करता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट सुधर जाते हैं और उससे सहानुभूति भी प्राप्त हो जाती है, जैसे परीक्षा के पहले चक्कर आना या पेट दर्द होना। नेक्स्ट है फैंटेसी या कल्पना। कल्पना के द्वारा व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं और कमियों से संतुष्ट रहता है। मतलब कल्पना करके कि मैं इस प्रकार से कर लूँगा या ऐसा कर लूँगा या ऐसा करने से ये हो जाएगा, मतलब सोचना या कल्पना करने से जो है व्यक्ति की इच्छाओं की या कमियों में जो भी है वो संतुष्टि होती है। नेक्स्ट है, तो इतने प्रकार के डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रोज़ दिन हम इसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें मनोसंरचनाएं जो भी है पॉजिटिव, ये ख़त्म हुआ हमारा चैप्टर। नेक्स्ट अपन देखेंगे पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसमें इसे अच्छी तरीके से पढ़िए।